यूनिट एंड मेजरमेंट चल रहा था। सेकंड टॉपिक नीट मार तोड़ का आज का अपना क्या रहेगा? एरर्स एंड मेजरमेंट। तो एरर्स एंड मेजरमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस वर्ड के बारे में जानकारी बहुत होनी चाहिए। बताइए, व्हाट इज द मीन बाय एरर्स? गलती। चलो ठीक है, बढ़िया। अब अपन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैथमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एरर का मतलब क्या हुआ कि हम जैसे मान लेते हैं हम मार्केट में कोई भी वस्तु लेने गए, एग्जाम्पल फ्रूट्स लेने गए, फ्रूट्स लिया कि भैया 1 केजी एप्पल दे दो। उसने 1 केजी अपन को एप्पल दिया। घर पे गए, मैंने लिया, मान लो। हम क्या करते हैं लड़के लोग कि फ्रूट वाले से ना तो छांटेंगे ना कुछ, उसने जो पैसे बताए वो पैसे भी दे देंगे। वो थैली लिया और घर चले गए। मम्मी को बोला मम्मी एप्पल। मम्मी ने हाथ में लिया, बोला कि 1 किलो लग तो नहीं रही। तो पड़ोस में एक पापड़ बनाने वाली कोई आंटी होगी, उनको बोला कि इसको तोल के देना। तो उन्होंने जब इसको मेजर किया तो दैट इज कितना मिला, जबकि मैं कितना लेके आया था। सही है ना? 1 केजी का मतलब कितना, 1000 ग्राम, जबकि आया है कितना, 922 ग्राम। तो मम्मी ने कहा देख तेरे को ठग लिया। तो मैं वापस गया उसके पास, मैंने भैया लगभग कितने ग्राम कम हो गए, 78 ग्राम्स, इतने कम हो गए एप्पल। तो उसने कहा भैया वापस तोल देता हूँ। तो उसने तोला तो 1 केजी निकला। बोला भैया आप मैंने पड़ोस वाले थैले से तोलो। उसने तोला, उसमें कितना मिल गया, मतलब वो तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक निकला। ठीक है, अब मैं इन दोनों से संतुष्ट नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, चलो ठीक है दोनों आओ मेरे साथ। पास में कोई राशन की दुकान थी जिसमें एक्यूरेसी होती है, उस पर तोल के देगा। तो उस पर आंसर आया कितना। अब बताओ इन चारों में से किस पे विश्वास करूँ, पड़ोस वाली पापड़ वाली आंटी पे, या पड़ोस वाले थैले पे, या उस राशन वाली दुकान पे? प्रिसीशन राशन वाली दुकान पे मिलेगा। हालांकि सरकारी है बात अलग है, लेकिन राशन की दुकान पे मापदंड बिल्कुल करेक्ट रहते हैं, इसलिए मैं विश्वास मेरा इस पर रहेगा। अब मैं बोलूँगा भैया 100 ग्राम इसमें कम है। तो इन सभी केस के अंदर हम बात करते हैं तो जो 1000 ग्राम की मेरी क्वांटिटी थी वो कभी ये आ रही, कभी ये आ रही, कभी ये आ रही। तो इन सब में क्या मिल रही है मुझे, एरर मिल रही है। तो मेजरमेंट्स के अंदर एरर भी होती है। ये तो एक धोखा है, लेकिन इसके अंदर अपन ऐड करते हैं किसको, एरर को। अब एरर एक्चुअली में होती क्या है, दैट इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ठीक है ना? ट्रू वैल्यू में से क्या माइनस कर देंगे, मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू कौन सी थी, 1000 है ना, मेरी 1000 क्या थी, ट्रू वैल्यू थी। उसमें से माइनस क्या कर दिया मैंने, 920 ले लेते एवरेज है ना। तो कितना बचेगा हमारे पास, 80। सेकेंड टाइम कितना आया, 91050, तो कितना आया माइनस का 50। फिर कितना आया 900, तो कितना आया 100। तो मतलब ये सब क्या है मेरे लिए, ये सब मेरे लिए एरर्स है। अब कहानी ये हो गई है कि इन सब में से कौन सी वैल्यू उस एप्पल की एग्जैक्ट होगी। ना तो वो 1000 हो सकती है, ना तो वो 900 हो सकती है, ना ही 950 हो सकती है, ना ही 920 हो सकती है। तो क्या हो सकती है, इसको निकालने के लिए हम फाइंड करते हैं बच्चों एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप्स क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर। तो व्हाट इज द मीन बाय एब्सोल्यूट एरर, तो उसके लिए अपन को पता क्या होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए उसकी ट्रू वैल्यू। क्या पता होनी चाहिए, अब ट्रू वैल्यू जो निकली जाएगी वो 1000 नहीं होगी मेरे लिए। हम क्या करेंगे, 1000 में 920 प्लस 950 प्लस 1050 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा लगभग, और इसमें डिवाइड कर देंगे। कितने डेटा है हमारे पास, 4 का डिवाइड कर देंगे। तो उसको काटे अपन, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, 4 10 40, तो 4 नाम 36, बचे कितने 2, 4 अट्ठे 32। तो मेरी ये कौन सी वैल्यू हो गई अब, हाँ ये मेरे लिए अब वैल्यू कहलाएगी ट्रू वैल्यू। अब इसी ट्रू वैल्यू को मैं रिप्रेजेंट करूंगा बच्चों किससे, ए एम से या फिर ए बार से। क्या तुम इससे एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हो क्या, क्या तुम इसे मीन वैल्यू भी बोल सकते हो क्या, हाँ या ना। तो मेरी मीन वैल्यू, मेरी एवरेज वैल्यू, मेरी बार वैल्यू मेरी ट्रू वैल्यू के बराबर होगी। तो फाइनली मुझे अभी ट्रू वैल्यू की जानकारी मिल चुकी है। तो इसमें से हम क्या करने वाले हैं,
इसको थोड़ा साइड में लेंगे। अब ये जो हमारे पास वैल्यू मिली है, ये कौन सी वैल्यू बच्चों? ट्रू वैल्यू। कितनी आ रही है हमारे पास? 980। अब इसी ट्रू वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? AM। अधिकतर इसको किससे लिखा जाता है? AM से। अब हम निकालने जा रहे हैं एब्सोल्यूट एरर विच इज रिप्रेजेंट बाय डेल्टा AM, डेल्टा ए। तो डेल्टा A1 की वैल्यू क्या मिलेगी? ट्रू वैल्यू में से क्या माइनस कर देंगे? A1। डेल्टा A2 की वैल्यू क्या मिलेगी? AM में से क्या माइनस कर देंगे? A2। डेल्टा A2 की वैल्यू क्या मिली? A3 की वैल्यू AM में से माइनस कर देंगे A3। अब थोड़ा स्पीड पकड़ सकता हूँ बोले में? कोशिश करेंगे कि इस बार वैल्यू अपन डायरेक्ट लिखते हुए चले। ठीक है, 980 में से माइनस करना बच्चों 100, दिख रहा है? ये जो मेरे पास, इसको गायब कर देता हूँ ना, इसकी जरूरत नहीं है हमारे पास अभी। ये मैं तुम्हें सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा था। इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, ये सारा मामला इधर लाया जा सकता है। ठीक है, फाइनली आंसर देखते हैं सबका। AM की वैल्यू सब में कितनी आ रही है हमारे पास? 980, 980, 980, 980। और इसी 980 में से क्या माइनस करेंगे? पहला केस कितना है? 1000। दूसरा केस बोलते जाओ साथ साथ, फिर 1050। बताओ माइनस करने के बाद आंसर क्या आने वाला है? इधर आ जाएगा 20, इधर कितना आ जाएगा? 60, इधर कितना आ जाएगा? 13, 30, और इधर 70। तुम देख पा रहे हो कि इन सब की वैल्यू मैंने जब माइनस करी आपस में, तो आंसर केवल सब में क्या लिखा है? पॉजिटिव लिखा है। तो इससे ये जाहिर होता है कि एरर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इसलिए पॉजिटिव बनाने के लिए दोनों तरफ क्या लगा देते हैं? मॉडुलस। तो काफी सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि एरर जो है वो हमेशा किस में कंसिडर की जाएगी? पॉजिटिव में। एरर का मतलब होता है कि वो ट्रू वैल्यू से कितना डिस्प्लेस्ड है, आगे है या पीछे है, यही देखना है, प्लस माइनस नहीं देखना है। यही एरर को रिप्रेजेंट करता है। और इन सबको ऐड कर दो तो मुझे सिग्मा डेल्टा ए मिल जाएगा। और सिग्मा डेल्टा ए की वैल्यू निकालने के लिए 0 और सबकी वैल्यू सम कर देते, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 9 और 9 18 और पक्का श्योर? हाँ सही है, 180। ये जो मुझे वैल्यू मिली है 180, इसमें मैं डिवाइड कर दूंगा किसका? ट्रू वैल्यू का। तो इसका मतलब ये जो मुझे 180 वैल्यू मिली है, ये एब्सोल्यूट एरर का सम है, का समेशन है। और इसमें डिवाइड कर दूंगा किसका बच्चों में? नंबर ऑफ डाटा का। तो 180 में डिवाइड कर देते हैं हमारे पास 5, 4 है, 5 है भी, 4 है भी, दिख रहा है? 1 2 3 4। तो 4 का डिवाइड करूंगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ये 45 क्या मिली है मुझे बच्चों? मीन एब्सोल्यूट एरर मिली है। सही है, मीन को ही क्या बोलेंगे अपन बच्चों? एवरेज। अब बताओ मीन वैल्यू कितनी बार निकाल चुके हैं अपन? 2 बार। पहली कब? जब अपन ने ट्रू वैल्यू निकाली। दूसरी कब? जब अपन ने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाली। अब यही मीन एब्सोल्यूट एरर रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा AM से, दैट इज 45, और ये ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे AM से, दैट इज 980। अगर इन दोनों का आपस में मैं डिवाइड कर देता हूं, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि 11th क्लास में तुमने एक वर्ड और सुना था जिसका नाम क्या था बच्चों? रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को रिप्रेजेंट कैसे करते थे? मीन एब्सोल्यूट एरर में ट्रू वैल्यू का डिवाइड करके। तो 45 में डिवाइड कर देते हैं किसका बच्चों हम यहाँ पर? 980 का। तो एग्जैक्ट डिवाइड कर देते हैं, तो तुम डिवाइड करके देखना, यू विल गेट द आंसर 0.04। अब ये जो मुझे रिलेटिव एरर मिली, इसकी जस्ट बाद कौन सी एरर निकाली जाती है? यही इंपॉर्टेंट थिंग है। 0.04 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, पॉइंट हटेगा नीचे, 100 से 100 कट जाएगा, कितना बचेगा? 4%। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब मैं एप्पल लेके आया तो मम्मी ने बोला कि बेटा तेरे को तो ठग लिया गया। और एज अ फिजिसिस्ट मैं क्या बात करूंगा कि उसमें एरर थी, हर तराजू में एक एरर थी। तो एवरेज एरर कितनी मिली मुझे फाइनली? परसेंटेज एरर इज 40%। रिलेटिव एरर कितनी मिली मुझे? 0.04। मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी मिली मुझे? 45 ग्राम्स की। हर जगह पर मीन एब्सोल्यूट एरर आ रही है 45 ग्राम्स की। ये उसकी रिलेटिव एरर, और ये उसकी कौन सी एरर है? परसेंटेज एरर। इसी क्वेश्चन को करने के लिए हम हमारे सामने क्या करते हैं, एक ये टाइम इंटरवल वाला एक एक्सपेरिमेंट एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यू कैन सी देयर इज अ 5 फ्रीक्वेंसी आर गिवन। देख पा रहे हो, कोई प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट किया जा रहा मान लो, और सेकंड्स में उसकी यूनिट निकाली जा रही है। क्या क्या है हमारे पास? एक आ रहा 1.25, 1.24, 1.27, 1.21, 1.28। इन सबका आपस में क्या कर देता हूं मैं? सम।
क्यों कर रहा हूँ सम? क्योंकि मुझे जो वैल्यू दे रखी है इस वैल्यू में मुझे ट्रू वैल्यू की जानकारी नहीं है, तो पहले क्या निकालूंगा इसकी ट्रू वैल्यू। कैसे निकलेगी? एवरेज करके। सब करते हैं सबका, कितना आएगा लगभग आंसर? 5 और 4 9 और 9 18, 18 और 7 26, हाँ 18 और 7 5, ठीक है ना। फिर बचेंगे कितने? 2 6, फिर एक बचा, नहीं 2 ही बचे, कितना जाएगा? 2 3 4 5, क्या बात करो, 2 4 6 8 10 12, एक ही बचा, 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 8 10 12, सही है क्या? तो आंसर कितना आ रहा है? 625, और आगे क्या आ जाएगा? पॉइंट। तो मुझे मीन वैल्यू भी तो चाहिए, तो मीन वैल्यू ही मेरे लिए कैसा बिहेव करेगी बच्चों? ट्रू वैल्यू जैसा। और ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? डेल्टा एम से। तो 625 में डिवाइड कर दूंगा किसका? 5 का, तुम्हें पता है 1.25 आएगा, सही है। 125 5 जा 625 होता है। तो ये मुझे मिली है ट्रू वैल्यू। अब मैं यहां से क्या निकालने वाला हूं? एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे बच्चों अपन? एब्सोल्यूट एरर। अब व्हाट इज द मीन बाय एब्सोल्यूट एरर? तो एब्सोल्यूट एरर के लिए वही डेल्टा A1 निकलेगा, डेल्टा A2 निकलेगा, डेल्टा A3 निकलेगा, डेल्टा A4 निकलेगा, डेल्टा A5। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूँ कि सबकी माइनस करके? तो 1.25 में से पहले माइनस करेंगे 1.25, आंसर आएगा 0.00। 1.25 में से माइनस करेंगे 1.24, तो 0.01, फिर 0.02, देख पा रहे हो 0.03, हाँ 4 आएगा, फिर 0.03, और सारी वैल्यू प्लस में लिखी है। इससे ये पता चल रहा है कि प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर एरर हमेशा किस में लेंगे? प्लस में लेने वाला है। सबको ऐड करते हैं, 4 और 4 8 9 10, 0.10। ये मुझे किसकी वैल्यू मिली है? ये मुझे एब्सोल्यूट एरर का सम मिला है। एब्सोल्यूट एरर का क्या मिला है बच्चों? सम मिला है। ताकि इसमें किसका डिवाइड कर दूं? 5 का, तो 0.10 में 5 का डिवाइड करता हूं तो आंसर आया 0.02। ये मुझे मीन एब्सोल्यूट एरर मिली है। मीन एब्सोल्यूट एरर है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब बताओ क्या निकालेंगे अपन बच्चों? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के लिए क्या करना पड़ेगा? जो डेल्टा मीन एब्सोल्यूट एरर आई है उसमें ट्रू वैल्यू का डिवाइड कर देंगे। तो 0.10 में से डिवाइड किसका? 0.02 में डिवाइड कर देंगे 1.25। ये आया था क्या मीन वैल्यू? कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया? ये रहा ट्रू वैल्यू। 1.25 का इसमें डिवाइड कर देंगे, तो ये डेल्टा एम है। दोनों की वैल्यू को डिवाइड करने के पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, नीचे 2 125, सही है क्या? ठीक है। अब क्या करना चाहिए मुझे? इसका डिवाइड करना, 25 एकम 25, 25 दूनी, ऊपर 200 कर देता हूँ और नीचे भी क्या कर देता हूँ? 200। तो मैं एक्चुअली में डिवाइड करने के लिए देखो क्या, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, चलेगा क्या? कहानी समझ में आई? ऊपर 8 चल रहा, नीचे 5 चल रहा और नीचे 1/100 भी चल रहा, तो 5 एकम 5 बचे कितने? 3, सही ना। और 5 छंग 30, और नीचे क्या चल रहा है? 100। 100 करते ही कितना हो जाएगा हमारे पास? एक काम करते, रिलेटिव एरर आ रही है मेरे पास 1.6 डिवाइडेड बाई 100, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे कौन सी एरर मिल जाएगी? परसेंटेज एरर। उस 100 का मैंने डिवाइड नहीं करा, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए बच्चों? 1.6। लॉकडाउन के बाद जो नीट का पेपर हुआ था वो कब हुआ था बच्चों? अक्टूबर में, ठीक है। तो उस समय 1.6 टाइप का ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया था। हाँ, नीट 2020 वाला जो क्वेश्चन है लॉकडाउन के बाद वाला, वो काफ़ी सिंपल पेपर था और उसी साल शुरुआत हुई थी 720 आउट ऑफ 720। उसी साल फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री किसी स्टूडेंट के 720 आउट ऑफ 720 आए थे, और 2020 के बाद से चलन चलने लग गया कि 720 किसी 1 या 2 बच्चों के तो आती है। लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के आए थे। तो इसका मतलब नीट का जो लेवल है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिपेंडेंट तो है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया। एरर और मेजरमेंट में जो पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है वो ऐसा फ्रीक्वेंसी दे दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी में ऐसे स्टेप्स तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे। कैलकुलेशन कर लेना, 10-12 क्वेश्चन इसके लगा के रख लेना ताकि तुमसे काम हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन आते ही तोड़ दो उसको ना। तो मैं बैक चलता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एरर को समझाने के लिए। क्लासिफिकेशन एरर में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं तुम्हें सिर्फ इतनी सी जानकारी दे देता हूँ कि क्लासिफिकेशन एरर को 2 टाइप से डिवाइड किया गया है। ऐसी एरर जिसको कंट्रोल किया जा सकता है और ऐसी एरर जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। कंट्रोल करना अलग बात होती है, कम करना अलग बात होती है। एग्जाम्पल, ऐसी एरर ड्यू टू अननोन कॉज। अननोन कॉज क्या क्या हो सकता है? डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट खराब आ जाए हमारे घर में, ठीक है। जिस
प्रवृत्ति से अपन ने इंस्ट्रूमेंट को ऑर्डर किया है, जिस ऑब्जेक्टिव से ऑर्डर किया है वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हो पाए तो उसका मतलब इंस्ट्रूमेंट की एरर होगी। इम्परफेक्ट टेक्निक्स मतलब मान लेते हैं कि हमने एक बहुत बड़ी मशीन रख रखी है और उसके लिए एक लेबर को हायर कर लिया और उस लेबर को उस मशीन पे काम करना ही ना है, इम्परफेक्ट टेक्निक की वजह से भी एरर आ सकती है। और एक क्या, और केयरलेसनेस, जो एग्जाम्पल बताया प्रैक्टिकल के टाइम पे अगर तुम प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट कर रहे हो और किसी फ्रेंड ने आके टल्ला मार दिया, या फिर तुम प्रैक्टिकल एग्जीक्यूट कर रहे हो और तुम्हारे हाथ से ही टेस्ट ट्यूब गिर गई, तो ये कौन सी एरर है बच्चों? केयरलेसनेस की वजह से। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट मैं तुम्हें बताता हूँ कि एरर हमेशा क्या लेने वाले बच्चों अपन? पॉजिटिव। इट कैन बी एलिमिनेटेड, और इसे दूर किया जा सकता है, दोस्त को दूर खड़ा करा जा सकता है, लेबर को चेंज किया जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट को पहले से चेक किया जा सकता है। ये वो एरर है जिसके बारे में जानकारी मुझे पहले से है। एग्जाम्पल हो, एफिल टावर, आप सबने नाम सुना होगा। एफिल टावर एक ऐसा वंडर है, 7 वंडर में से एक, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के अर्थक्वेक को भी झेल सकता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि उसकी बनावट ऐसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को भी झेलने का मतलब उसकी बनावट ऐसी है। इसका मतलब लोगों को पहले से पता था, जिस इंजीनियर ने उसको बनाया, और किस इंजीनियर ने उसको बनाया था? तो उन्होंने मूवी देखी ये जवानी ये दीवानी, उसमें एक अंग्रेजनी होती है जिसके दांत थोड़े से बाहर है। उनके फादर जो है ना, फादर उनका बैकग्राउंड पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है। उन्होंने एफिल टावर के मास्टर इंजीनियर थे वो, और जब उन्होंने बनाया तो उसमें एक साफ सीधी सी बात है कि दुनिया का बड़े से बड़ा अर्थक्वेक भी आ जाए तो भी ये टावर सर्वाइव कर लेगा, एफिल टावर सर्वाइव कर सकता है। तो इसके पीछे कारण क्या है? हमें ये एरर पहले से पता था कि अर्थक्वेक आएगा तो उसको एलिमिनेट किया जाएगा। सही बात है कि नहीं है? सही बात है कि जो भी स्ट्रक्चर आज बनाया जाता है वो क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करता, उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, जिसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉपिक को साइड करते हैं, वापस आते हैं किस पे? रैंडम एरर पे। रैंडम एरर जो कि हमें पता ही ना हो और हो जाए। देखा होगा कन्वेयर बेल्ट पे जब कोई व्यक्ति काम कर रहा होता है, उसका हाथ अगर कन्वेयर बेल्ट पे फंस जाए तो वो हाथ सीधा अंदर ही जाता है। तो ये कौन सी एरर कहलाती है? रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब ये भी हो गया कि केयरलेसनेस की वजह से भी हो सकता है, मोबाइल छेड़ते छेड़ते मशीन पे काम कर रहा है तो दुर्घटना हो जाना। ठीक है, ड्यू टू अननोन कॉजेज। अननोन कॉजेज ये भी हो सकता है कि कभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, चलती गाड़ी में से टायर बाहर निकल जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल होता है। तो ये कौन सी एरर है? अननोन एरर। और क्या है? केयरिंग कैन वेरी अ मैग्नीट्यूड इन साइन। सही बात है, ये वो एरर है जिसका साइन और मैग्नीट्यूड डिफरेंटली वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है। कैन बी मिनिमाइज बाय द टेकिंग सेवरल ऑब्जर्वेशन। ये जो टॉपिक, ये जो लाइन लिखी, ये वो लाइन का आंसर है। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ कहाँ गया? ठीक है, सेवरल ऑब्जर्वेशन दे रखी थी और इससे अपन को क्या पूछी गई? परसेंटेज एरर। तुम 11th और 12th क्लास में फिजिक्स में या केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करते थे तो रीडिंग भी 4 या 5 लेते थे। क्यों लेते थे? ताकि तुम क्या कर सको? मिनिमाइज कर सको डिफरेंट ऑब्जर्वेशन करके। ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लोगे तो एरर को धीरे धीरे क्या किया जा सकता बच्चों? कम। ज़्यादा बात इस पर नहीं करेंगे थ्योरी पे, हम चलते किस पर? ऑपरेशंस पे। हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑपरेशंस ऑन एरर। जब भी मैथमेटिक्स या फिजिक्स की बात करते हैं, ऑपरेशन की बात करते हैं, तो वहां पर ये कहानी जरूर आती है कि ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन, जिसमें 4 टाइप के ऑपरेशन अपन एग्जीक्यूट करेंगे। किस किस में बताता हूँ? तुमने अभी तक जितने भी 12th 11th में फिजिक्स पढ़ी है उसमें ये देखा होगा कि अपन ने वेक्टर जब पढ़ा था तो वेक्टर के अंदर भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन पढ़ा। तुमने एरर में भी देखा, तुमने अलग अलग डिफरेंट टाइप की जब भी फिजिकल क्वांटिटी कुछ नहीं आती थी तो उसमें ऐसा कुछ करते थे, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता था। तो यहाँ पर भी हमारे लिए एक नया क्या है? एरर है। तो एरर में भी अपन ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। देखते जरा कहानी क्या है कि एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन की अगर बात करूं तो इसकी अगर डेल्टा एक्स निकालूंगा तो क्या आएगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। और यहां पर भी डेल्टा एक्स अगर निकालूंगा तो क्या आएगा? डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी नहीं आएगा। प्लस अगर फिजिकल क्वांटिटी हो रही है तब भी एरर प्लस होगी, माइनस के बिहाफ पे भी एरर क्या करेंगे बच्चों? अपन प्लस ही करेंगे। इससे ये पता चलता है कि हमारा एक क्वेश्चन देख पा रहे हो, द इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दे रखा, तो इनिशियल टेम्परेचर को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कितना है? 40.6। और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों? 0.2। इसी प्रकार फाइनल टेम्परेचर है y, दैट इज 78.3। और डेल्टा y की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.3। कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विद प्रॉपर एरर लिमिट। तो एक्चुअली में मुझे डेल्टा टी निकालना है। राइज इन टेम्परेचर को टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर कर दिया। तो मैं 78.3 में से माइनस कर दूंगा 40.6। माइनस करके बताओ क्या आ रहा है आंसर? कितना? 37.7। ये इसका आंसर आ रहा है हमारे पास। इसी प्रकार
हमसे पूछा चाहे डेल्टा टी निकाल, तो डेल्टा टी में डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई दोनों जुड़ेंगे, माइनस नहीं होंगे, चाहे राइज इन टेम्परेचर पूछे, चाहे डिफरेंस पूछे, चाहे एडिशन पूछे। तो इसका मतलब 0.2 और 0.3 आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। दिस इज द फाइनल डेल्टा टी, जिसे अपन बोलेंगे एरर लिमिट। तो राइज इन टेम्परेचर के लिए माइनस करना जरूरी था, लेकिन एरर के टाइम पे इन दोनों को अपन क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में मान लेते हैं कि हमारे पास एक x बराबर क्या दे रखा है, a मल्टीप्लाई बाई बी है, और एक x कोई फिजिकल क्वांटिटी a डिवाइडेड बाई b है। तो जब मैं इनकी क्या निकालने जाऊंगा बच्चों, डेल्टा x, तो डेल्टा x डायरेक्ट नहीं निकलेगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन में डेल्टा x डायरेक्ट निकला जा सकता है, प्लस करके और प्लस करके। लेकिन बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें रिलेटिव एरर निकलेगी विच इज रिप्रेजेंट बाय डेल्टा a अपॉन में a प्लस डेल्टा b अपॉन में b, और यहां पर भी डेल्टा x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, चाहे डिवाइड हो चाहे मल्टीप्लाई हो, दोनों के लिए ये सेम टू सेम रहेगा, हाँ या ना, कोई परेशानी किसी को। इस टाइप से अपन इन चीजों को देख सकते हैं। सो फाइनली अगर मैं इस पर एक क्वेश्चन बनाता हूं तो ठीक है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, लेंथ एंड विड्थ मुझे दे रखी है किसी रेक्टेंगल की, और 100% क्या निकालने के लिए दिया गया है, एरिया। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि एरिया बराबर होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी दे रखी है 5, लेकिन साथ में डेल्टा एल भी दे रखा है, दैट इज 0.1। ब्रेड्थ कितनी दे रखी है बच्चों 3, और डेल्टा बी कितना दे रखा है 0.2। अब मुझे एरिया चाहिए, तो एरिया के लिए क्या करूंगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर कितना जाएगा 15। यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर, तो पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर भी लगा दो। लेकिन बात आती है इनकी एरर निकालने की, तब क्या कर देंगे अपन बच्चों, डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन में बी। डेल्टा एल की वैल्यू है 0.1 डिवाइड बाय 5, डेल्टा बी की वैल्यू 0.2 डिवाइडेड बाय 3। कर सकते हो क्या आंसर, 0.05 दूनी 10, सही है क्या, 0.06667 चलता रह जाएगा बच्चों। अब इन दोनों को आपस में ऐड करते तो 0.0866667 ऐसे चलते में, तो मुझे डेल्टा ए मिला है, तो इस ए वाला जो नीचे था ना उसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो 0.08, सिर्फ 0.08 ही लेता हूँ अगर मैं, तो इससे 15 मल्टीप्लाई होगा, पॉइंट हटेगा, नीचे जीरो आएंगे, 15 चौके 60 तो मतलब 120 डिवाइडेड बाय 100, जीरो से जीरो कटा 1.2, ये मुझे डेल्टा ए देता है। चलेगा क्या, कैलकुलेशन बिल्कुल स्मूथ चल रही है, खुल खुल के भी लिख रहा हूँ, इसलिए तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन के बिहाफ पर। आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट इसको मिटा देता हूं मैं, कि इस वाले क्वेश्चन में क्या आ रहा है हमारे पास, अब बॉडी ट्रेवल यूनिफॉर्मली डिस्टेंस कितनी है, तो हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है 16, और डेल्टा डी कितना दे रखा है 0.2, और टाइम कितना दे रखा है 4, और डेल्टा टी कितना दे रखा है 0.2। तो कैलकुलेट्स इट्स वेलोसिटी एंड एरर लिमिट। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी, तो परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी का डेल्टा वी अपॉन वी ही निकालना, जिसका फॉर्मूला वी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, फॉर्मूला तो डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो देखते जरा क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि डेल्टा डी अपॉन में डी प्लस डेल्टा टी अपॉन में टी, और डेल्टा डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.2, इधर 16 चल रहा है, यहाँ पर 0.2, नीचे क्या चल रहा है बच्चों 4, पॉइंट हटेगा नीचे जीरो आएगा, पॉइंट हटेगा नीचे जीरो आएगा, 2/16 इंटू में 10 प्लस 2/40, 2 से कटेगा 8 बचेगा, 2 से कटेगा 2 बचेगा, तो आंसर आ रहा है 1/80 प्लस 1/20। तो 8 का पहाड़ा इसमें बोलूंगा तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, वाओ, 1/8 कर दो इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, 1/2 कर दो इसको, तो 8 की टेबल बोलूंगा तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, प्लस एक जीरो और चल रहा है तो 0.0 लिख दूं, और ये आ जाएगा 0.05 हो जाएगा। तो 0.0 0.5 को आपस में ऐड करता हूं तो फाइनली मेरा आंसर 6250.0 आया क्या, ये मुझे डेल्टा वी अपन वी मिल गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों सीधा, तो आंसर आएगा 6.25%। ये मुझे परसेंटेज एरर मिल चुकी है, और तुम्हें अगर डेल्टा वी चाहिए तो वी से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट दी आंसर। आगे चलें, क्या पूछा है इसमें, अब ये पावर वाला कंसेप्ट है ना, पावर वाला कंसेप्ट ये कहता है कि द मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर क्वांटिटी राइज बाय द n पावर। हमारे पास अगर x बराबर a की पावर क्या दे दिया जाए बच्चों,
n दे दिया जाए तो डेल्टा x अपॉन में x बराबर क्या आ जाएगा n डेल्टा a अपॉन a। तो तुम्हें ये रिलेटिव एरर के कंसेप्ट पता होने चाहिए जिसमें 3 कंसेप्ट आए, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइडेशन और पावर वाले। तो तीनों को इकट्ठा करके अपन यहाँ पटक देते हैं। देख पा रहे हो बच्चों? इसको मैं हटा देता हूँ और इसको समझते हुए चलो। सबसे पहले क्या है हमारे पास, जब एडिशन हो सब्सट्रैक्शन हो तब भी एरर दोनों आपस में क्या होने वाली है, ऐड होने वाली। मल्टीप्लाई हो चाहे डिवाइड हो तो रिलेटिव एरर को रिप्रेजेंट करने का तरीका यही रहेगा। हाँ देख पर इसमें आगे प्लस माइनस लिखा हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम तो क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास इज्जत रहने वाली है। a की पावर n की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, पी क्यू आर है तो पी क्यू आर एज इट इज आएगा मल्टीप्लाई में, बाकी रिलेटिव एरर है। पी क्यू आर नीचे आ जाए तब भी सबके सब क्या रहने वाले हैं, प्लस रहने वाले हैं, इसमें माइनस अपन यूज में नहीं लेंगे। तो देखते हैं जरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि हालांकि 2013 में भी आया हुआ है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन अपन टाइप पे डिपेंड रहते हैं ना कि क्वेश्चन पे डिपेंड है। पीवाई क्यूज का लगाने का मकसद ये रहता है कि ऐसा क्वेश्चन अगर मुझे आ गया तो इससे वैल्यू चेंज होकर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं इसको सोल्व कर सकता हूं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें क्या पूछा, क्वांटिटी पी कैलकुलेट करना है, एरर इन पी। तो एरर इन पी का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखने वाला हूं बच्चों में। सबसे पहले डेल्टा ए अपॉन ए लिख दो, डेल्टा बी अपॉन बी लिख दो, डेल्टा सी अपॉन सी लिख दो, डेल्टा डी अपॉन डी लिख दो। पावर किस किस के ऊपर आ रही है बताओ? ए के ऊपर कितनी पावर है 3, 2 के पावर, बी के पावर 2, सी के पावर 1 और डी के पावर भी 1। तो सबके आगे क्या लगा देना। अब बताओ ए में परसेंटेज एरर कितनी है 1, 2, बी में परसेंटेज एरर कितनी है 2, सी में परसेंटेज एरर कितनी है 3, डी में परसेंटेज एरर कितनी है 4। तो 3 + 4 + 3 + 4 7 + 7 + 14, आंसर कितना आना चाहिए 14%। सही है क्या? तो ये मेरा आंसर इसमें डायरेक्ट आ गया। कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं इसमें, उसी टाइप का ही क्वेश्चन और लेता हूं ना। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन आ गए, ये देख पा रहे हो, ये मान लो इसेंट्रिसिटी है एप्सिलॉन है, तो मैं इसको ई से रिप्रेजेंट करता हूं। तो ई बराबर क्या दे रखा है एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 जेड की पावर 1/3। तो अगर डेल्टा ई निकालना चाहेंगे तो डेल्टा एक्स अपॉन में एक्स लिख दो, डेल्टा वाई अपॉन में वाई लिख दो, डेल्टा जेड अपॉन में जेड लिख दो। अब पावर लिखो, एक्स की पावर 1, जेड की पावर 2 और इस वाई की पावर 2 और जेड की पावर कितना है। इस 10 को यूज में नहीं लेने वाला है, सबके आगे क्या लगा देना बच्चों प्लस। तो डेल्टा एक्स, एक्स में परसेंटेज एरर कितनी दे रखी होगी 2% प्लस 2 इंटू वाई में कितनी है 1% प्लस 1/3 इंटू कितना है 3%। 3 से 3 घटेगा 1 बचेगा, 2 + 2 आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 5%। तो दिस इज द फाइनल आंसर 5%। कंडीशन याद रखना कि किसी भी फिजिकल फॉर्मूले में अगर कोई कांस्टेंट या कोफिशिएंट दे दिया जाए तो उसको अपन एरर के अंदर यूज में नहीं लेंगे। एग्जांपल देखते जरा क्वेश्चन पीछे, कुछ यही वाला मेरे पास क्वेश्चन है, देखेंगे जरा क्या लिखा हुआ है। एरर इन मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर, मतलब मुझे डेल्टा आर अपॉन में आर दे रखा है, कितना है बच्चों 2%। देन द एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैं अगर निकालता हूं डेल्टा वी अपॉन वी तो आंसर आएगा 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं। 4/3 पाई सबके सब क्या कर देंगे अपन गायब। अगर मैं 4/3 को इंक्लूड करूं तो पाई भी लेना पड़ता है, और पाई आंसर में कहीं दिख रहा है क्या परसेंटेज में 3.14 होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, इसलिए अपन क्या करेंगे इन कोफिशिएंट को गायब कर देंगे। तो 3 इंटू डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू 2 दे रखी है, 3 2 जा 6। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 6%। पढ़ो अगला क्वेश्चन, स्पीड में तो नहीं चल रहा ना, चलेगा ना इतना तो पढ़ेंगे बच्चों। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज मेजर्ड। अच्छा डेंसिटी की बात हो रही है तो इसका मतलब मास और वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम भी नहीं दे रखा बच्चों, लेंथ दे रखा है। तो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम या फिर मास अपॉन लेंथ का क्यूब, क्या कहते हो, वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला यही है। अब मुझे ऑब्वियस बात है कि मेजरमेंट मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी पूछा होगा, तो डेल्टा रो अपॉन में रो डेल्टा एम अपॉन में एम प्लस 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन में, सही है क्या। एम की परसेंटेज एरर कितनी है 4 और उसकी कितनी है 3, 3 3 जा 9 और कितना है 4, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 13%। चलेगा क्या, आगे चलें। एक और क्वेश्चन हमारे सामने, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ द मास एंड स्पीड, डेल्टा एम अपॉन में एम कितना दे रखा बच्चों 2% और स्पीड डेल्टा वी अपॉन में वी कितना दे रखा बच्चों 3%। द एरर इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो डेल्टा के अपॉन में के कैसे लिखेंगे, डेल्टा एम अपॉन में एम और डेल्टा
v अपन में आगे क्या कर देंगे 2, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो डेल्टा m की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2 इंटू में क्या कर देंगे 3 2 3 6 प्लस का क्या हो जाएगा 2, आंसर कितना आ जाएगा 8%। बोलो हाँ। तो इस टाइप से अपन कर लेंगे। पढ़ो ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सर्टेन बॉडी वेट, वेट दे रखा मतलब ये अपन को मास ही दे रखा बच्चों ना। तो m कितना दे रखा है हमारे पास 22.42 ग्राम और हैज द मेजर्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे रखा है हमारे पास 4.7 cc। cc क्या है, cc क्या है, cc है cc सेंटीमीटर क्यूब, इंजन में लिखा हुआ था ना cc, तो वो 150 cc 220 cc, तो वो cc मतलब सिलेंडर का साइज है। और देखो बच्चे क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे दिया, पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम, मास का डेल्टा m कितना दे रखा है मुझे 0.1 और इसका कितना दे रखा है 0.1 cc, चलेगा क्या। देन द मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो डेल्टा क्या लिखेंगे डेल्टा रो अपॉन में रो बराबर डेल्टा m अपॉन में m प्लस डेल्टा v अपॉन में v। डेल्टा m अपॉन m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1 डिवाइडेड बाय 22.42 प्लस डेल्टा v अपॉन में v की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.1 डिवाइडेड बाय 4.7, पॉइंट से पॉइंट ये कट गया, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, आंसर हो आएगा कि नहीं आएगा मजा बच्चों, ठीक है। तो कैलकुलेट करना अपने आप आंसर मिलेगा तुम्हें, यहीं पे छोड़ रहा हूं मैं ना, एल्शियम पेल्शियम और कैल्शियम, ठीक है। नाउ ये वाला क्वेश्चन अपने कर ही लिया। अब आते हैं बच्चों एरर एंड मेजरमेंट का जो पहला पोर्शन था वो मेरा इससे पहले वाली कंडीशन थी जिसमें परसेंटेज एरर के क्वेश्चन आ सकते हैं और वो तुम लगा सकते हो आसानी से। सेकंड पोर्शन आता है बच्चों वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज मेजरमेंट के अंदर जो यूज में लिया जाता है और स्फेरोमीटर, लेकिन इसमें अपन सबसे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि अपन कोई सिलेबस कंप्लीशन की बात कर नहीं रहे। अगर मैंने सारे टॉपिक पढ़ा दी तो तुम्हें लगेगा चैप्टर ही खत्म हो गया सर, फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि हम सिर्फ कुछ टॉपिक की बात करेंगे। तो मैंने ये डिसीजन लिया है कि इसमें केवल वर्नियर कैलिपर्स जो है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पिछले 15 साल में 8 बार क्वेश्चन उठे हैं और किस टाइप के उठे हैं ये समझाने के लिए पहले वर्नियर कैलिपर्स को तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। तुमने वर्नियर कैलिपर्स हाथ में लिया होगा, तुम मुझे बता सकते हो कि इस वर्नियर कैलिपर्स को देखते हुए इसमें मेन स्केल कौन सी है और वर्नियर स्केल कौन सी है, जो तुम टीप के बता दोगे ना। ये लिखा हुआ ये है अच्छा, ऊपर वाली तो क्या है मेन स्केल है और जो मूवेबल होती है उसे अपन क्या बोलते हैं वर्नियर स्केल है ना। तो ये जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल है इसमें से मेन स्केल के कितने डिवीजन है, एक से लेके, कलर चेंज करता हूं, देखो यहां से लेके यहां तक तुम देख पा रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवीजन हो गए किसके। तो 10 मेन स्केल के जो डिवीजन है, मेन स्केल डिवीजन है ना, वो वर्नियर स्केल के कितने बराबर है 1 2 3 4, इसमें 9 तक ही जुड़ रहा है क्या बच्चों, 9 वर्नियर स्केल डिवीजन। सही बात है कि नहीं है। तो ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ समझाया, हर वर्नियर कैलिपर्स का डाटा कुछ अलग अलग तरीके से रहता है, मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन अलग अलग टाइप से रहते हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि ये क्वेश्चन कैसा आएगा, लीस्ट काउंट पे आएगा। किस पर आएगा बच्चों, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है मेन स्केल डिवीजन में क्या माइनस कर दो, बस। देखो मैं वर्नियर स्केल नहीं पढ़ा रहा हूं, ये वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट कैसे करता है ये नहीं सिखाना चाह रहा, क्वेश्चन उठ के आएगा, क्वेश्चन का जवाब कैसे देना ये बताना चाह रहा। तो इसलिए मेन स्केल डिवीजन में क्या डिवाइड कर देंगे वर्नियर स्केल डिवीजन। तुम देख पा रहे हो कि मेन स्केल डिवीजन के मिनिमम यूनिट कितनी आ रही है बच्चों हमारे पास 1 mm आ रही है, हाँ या ना, साफ दिख रहा है 1 mm है। तो मेन स्केल डिवीजन एक्चुअली में एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू आ रही है मेरे पास 1 mm, इसको बाद में फोकस करेंगे, फिलहाल यहाँ पर आ जाओ। क्या मेन स्केल डिवीजन माइनस इधर से वर्नियर की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा लगभग, या फिर ऐसा करते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन मेन स्केल, तो मैं ऐसा करता हूं क्या 9/10 लिख दूं क्या इसको, 9/10 मेन स्केल डिवीजन, गलत लिख दिया मैंने ऊपर वाला। देखो इधर इसके टोटल कितने हैं बच्चों 10 वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है, एक से लेके कितना आ रहे हैं इसके 9 मेन स्केल डिवीजन आ रहे हैं। तो मतलब इसके जो 10 पार्ट है वो मेन स्केल के कितने के बराबर आ रहा है 9 के बराबर। तो यहां से बताइए कि वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/10 ऑफ मेन स्केल डिवीजन, जो कि मैंने यहां रख चुका हूं, दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा 1 - 9/10 और मेन स्केल डिवीजन कॉमन आ गया, 10 का एल्शियम पेल्शियम कैल्शियम, 10 - का 9 डिवाइडेड बाय 10, आंसर 1/10। और 0.1 मेरा तो फिलहाल यहां तक आया, लेकिन इसी 0.1 के साथ मल्टीप्लाई भी क्या हो रहा है मेन स्केल डिवीजन, उसकी वैल्यू कितनी है
1 mm है, तो आंसर आया 0.1 इंटू 1 mm को भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा ना, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 01। अब मैंने ये जो आंसर निकाला ये बाकी काफ़ी ऊपर से गया होगा, मैं तुम्हें अब इससे रिलेटेड कहानी बता देता हूँ। तुम्हारे पास जो सामान्य पटरी होती है, पटरी समझते हो, स्केल, उस स्केल का मिनिमम लीस्ट काउंट कितना है? मिनिमम लीस्ट काउंट मतलब सबसे कम क्या नापा जा सकता है, उससे केवल 1 mm नापा जा सकता है। वर्नियर कैलिपर्स में 0.01 mm नाप सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लीस्ट काउंट। तराजू है हमारे पास 4 प्रकार के, एक तराजू में लेता हूँ सुनार का, एक तराजू लेता हूँ मैं परचूनी वाले का, परचूनी समझ गए, किराने के सामान वाले का, एक तराजू लेता हूँ मैं बच्चों किसका, किसी राशन की दुकान वाले का, और एक तराजू लेता हूँ किसी कबाड़ वाले का। बताओ सबसे भारी तराजू किसके पास होता है? कबाड़ वाले। दूसरा राशन वाले के पास। तीसरा हो गया अपने राशन वाले परचूनी किराने वाले के पास, और एक सबसे छोटा किसके पास? तो साइज छोटा नहीं, लीस्ट काउंट क्या होता है? जब तुम सुनार के पास जाओगे तो 0.1 ग्राम भी नाप सकता है, लेकिन 0.1 ग्राम क्या कबाड़ वाले का तराजू नाप सकता है? नहीं। तो हर इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है, उसके अकॉर्डिंग उसको उस प्लेस के अनुसार रखा जाता है। वर्नियर कैलिपर्स कहाँ यूज में लिया जाता है मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनार के पास वर्नियर कैलिपर्स यूज में लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? सुनार। एक काम करना बेटा, ये दोनों मोबाइल बरसर को दिया ना मेरे, इधर से आ जा, क्योंकि उनको बोलना है कि इस पे कॉल आ रहा है, तो एक बार कॉल बैक करके पूछ लो कि क्या समस्या है, तो वो दूर कर देंगे। इसको आगे कर दे बेंच को। ओ हो, मैं करता हूँ उसको सही। ठीक है, कहानी समझ में आ गई कि तुम्हें? तराजू वाला एग्जांपल यहाँ पर मैंने कर दिया। वर्नियर कैलिपर्स काम आता है सुनार के पास। यही वर्नियर कैलिपर्स अगर किसी टाइल बनाने को दे दिया जाए, जो टाइल बिछाता है, तो वो नहीं, वो इंच टेप यूज में लेता है। हर किसी के पास अपना अपना एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो वर्नियर कैलिपर्स सुनार के पास क्यों होता है? क्योंकि वो डायमीटर नाप सकता है, मिनिमम 0.1 mm 1.01 mm तक नाप सकता है। इससे भी छोटा अगर तुम्हें चाहिए, चली जाए यहाँ से झुक के, इससे भी छोटा अगर अपन को चाहिए तो 0.001 तक कौन नाप सकता है? स्क्रू गेज। कौन नापेगा बच्चों? स्क्रू गेज। देखा होगा, लेकिन अपन तो बात किसी करने जा रहे हैं? वर्नियर कैलिपर्स। जैसे कि क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। तो ये इस लाइन को तो ऐसा बोल दो कि मेन स्केल जो है ना, उसका 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 डिवाइड कर रखा है। इसका मतलब क्या इसे 1 mm बोल देंगे अपन बच्चों? अरे हाँ या ना? एक पार्ट जो है वो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है, तो वो तो 1 mm होगा। इसको छोड़ दो। अब इधर आओ, 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर है? 8 स्मॉल डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। वाओ, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बोलो जल्दी, क्या होता है? मेन स्केल डिवीजन में डिवाइड किसका कर देंगे? वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मेन स्केल डिवीजन तो है, वर्नियर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/20 मेन स्केल डिवीजन। चलेगा क्या? और मेन स्केल डिवीजन मेन स्केल डिवीजन कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 8/20, 20 एलसीएम 8 माइनस 12/20, और इसकी वैल्यू मेरे को पहले से पता था कितनी? 1 mm। 4 दिया 12, 4 पंजे 20, और चाहो तो काट दो, कितना आ जाएगा? 1 इंटू 5 25 है कि नहीं? और बचा 5, 5 दे 50, हाँ 5 छंग 30, सीधा हो गया ना यार, सही है ना? 5 छंग 30, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.6 mm तक पर इसको नाप सकते हैं। तो याद रखना, इसमें और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। वर्नियर स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू अपन को दे रखी होगी। तो मैं कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़ता हूं, बस मैं ये समझा देता हूं कि लिखना कैसे। वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। n वर्नियर स्केल है ना, वो किसके बराबर है? मेन स्केल डिवीजन। अब मैं तुम्हें कहानी समझाना चाहता हूं कि वर्नियर हमेशा मेन स्केल से ज्यादा होगा, तभी तो वर्नियर स्केल में n का डिवाइड होगा, ज्यादा का डिवाइड होगा तो और छोटा होगा वो। वर्नियर स्केल हमेशा ज्यादा होगा। और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ? वही मेन स्केल डिवीजन में डिवाइड कर देंगे किसका? माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू n-1 अपॉन में n मेन स्केल डिवीजन, हाँ या ना? 1 माइनस n-1 अपॉन में n, और बाहर कॉमन क्या आ जाएगा? मेन स्केल डिवीजन। 3 क्वेश्चन, तीनों एक तरीके से करे, तीनों इसी तरीके से आएंगे क्वेश्चन। अगर आ गया तो वर्नियर कैलिपर्स पे सीधा क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर रखेंगे। तो बताओ n का एलसीएम लेंगे तो n माइनस n, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। नीचे क्या चलेगा? n से कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/n। अब तुम्हें मेन स्केल डिवीजन पूछना है, क्या दे रखा है?
हमें दे रखा है इन विच लेंथ ऑफ द वन डिवीजन इज 1 mm। वाओ, 1 mm का मतलब होता है कि 1/10 क्या होता है, 1/10 सेंटीमीटर। तो तुम्हें वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दे रखी है 1/10 सेंटीमीटर। तो काम हो गया 1/10 इंटू में 1/n। तो आंसर कितना आएगा? अब बताओ मैंने सेंटीमीटर क्यों ले लिया, क्योंकि अपन इसको सेंटीमीटर में लेके चल रहे थे इसलिए 1/10। बाकी कहीं पर भी .n लिखा हुआ है क्या? 1 mm को मैं 0.1 सेंटीमीटर भी तो लिख सकता था, इसलिए मेरा आंसर क्या आ गया ये। अब सुनना, ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि n नीचे आया, ये दोनों ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि n नीचे आया। अगर मेरे पास ये तीनों ऑप्शन गलत दिख रहे हैं तो मैं 10 के बारे में भी नहीं सोचूंगा, 1/n तो आ गया मेरा। तो तुम्हें एक कंसेप्ट याद रहेगा क्या? तो ये क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूं, तुम करके देखना। 1 ईयर स्केल डिवीजन यहीं पर अपना खत्म होता है। टॉपिक नंबर 2 नीट मातोड़ 2024 के लिए।